सो नाउ क्लैरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। सो इस बार जो है काफी सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। सारे अमेंडमेंट्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered persons where the billing address is different from the address of delivery of goods। मतलब बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवर जो हो रहे गुड्स वो अलग जगह हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या बोला, इन सच केस द सप्लायर में रिकॉर्ड द डिलीवरी एड्रेस एज द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द इनवॉइस। डिलीवरी एड्रेस को आपको कंसीडर करना है। अब एक एग्जांपल से समझो, मैं जो हूँ राजस्थान का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए मेरा जॉब मुंबई में है। मुंबई में बैठा बैठा मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट से जो है मैंने एक फोन ऑर्डर किया है अपने पापा के लिए। सो मेरे पापा कहाँ हैं, राजस्थान में, मैं कहाँ हूँ, मुंबई में। ठीक है, सो मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से कोई गुड्स बाय कर रहा हूँ और उसका जो डिलीवरी एड्रेस है वो अलग है और बिलिंग एड्रेस कहाँ है, मुंबई। ठीक है, मेरे को बिल इशू हो रहा है और डिलीवरी कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। सो इस केस में बोला है आपको कौन सा यहाँ पर एड्रेस लेना है, तो बोला है डिलीवरी एड्रेस आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक है, हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 10(1)(c)(a), ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में हम क्या करते हैं, जो ओवर द काउंटर गुड्स खरीदे जाते हैं तो हम देखते हैं जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल उस केस में जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है। सो यहाँ पर जो है एड्रेस क्या होता है, जिसे स्टेट का नाम भी लिख दोगे तो एड्रेस फुल मान लिया जाता है। ठीक है, सो ये हमने 10(1)(c)(a) के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर अमेंडमेंट सिर्फ यही बोला है जब दो एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस अलग है और जो डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो आपको डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर कंसिडर करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो देखिए एफपीआईज क्या होते हैं, जो किसी भी कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कस्टोडियल सर्विसेज दी जाती है बैंक के द्वारा अपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। कौन सी सर्विसेज होती है, टू कीप देयर इन्वेस्टमेंट सेफ एंड हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस लाइक बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। सो एफपीआई क्या करते हैं, उनको कस्टोडियल सर्विसेज उनसे लेते हैं। अब उसके बाद जो है वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, वो जो भी कंट्री में उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो यहाँ पर बैंक को जो है कस्टोडियल सर्विसेज ले लेते हैं और उनको किसी भी तरह का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कौन करते हैं, ये बैंक्स जो होती है वो सारी चीजें मैनेज करती है, बाय सेलिंग वगैरह हर चीज जो है वो देखती है। तो इस केस में बोला है these are not to be treated as services provided to account holder and are not covered under section 13(8)(a)। हमने 13(8)(a) के अंदर क्या देखा था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तीन सर्विसेज थी जब बैंक्स, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने अकाउंट होल्डर को कोई सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो वो बोला कि यहाँ पर जो है अकाउंट होल्डर को सर्विस नहीं दी जा रही, सर्विसेज किसको दे रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। सो वो 13(8)(a) में कवर नहीं होगा। और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का, इसके हिसाब से आपको जो है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। समझा आपको क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है, कस्टोडियल सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, किसको दे रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये जो है 13(8)(a) में कवर नहीं होगा क्योंकि वो अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस नहीं दे रहा है। वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक और एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर। ठीक है, सो यहां पर जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ही लगेगा और उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट्स। अब देखो ये अमेंडमेंट बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो इसको अच्छे से समझना। क्या बोलता है, एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने फॉरेन क्लाइंट्स को। ठीक है, सो अ फॉरेन कंपनी और फर्म हायर्स एन एडवर्टाइजिंग कंपनी और एजेंसी इन इंडिया which provides a one-stop solution to the client who outsource the entire activity to the agency। अब देखो फॉरेन क्लाइंट क्या करते हैं, इंडिया के अंदर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लेते हैं और वो एजेंसी जो है सारा एडवर्टाइजमेंट का देखती है। ठीक है, कैंपेन क्या चलाना है, कहां पर मीडिया में कौन सा एडवर्टाइजमेंट करना है, एवरीथिंग वो जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फॉरेन क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को जो है यहाँ पर हायर कर रहा है और एडवर्टाइजिंग सर्विस जो है यहाँ पर मीडिया ओनर को कॉन्टेक्ट करती है। ठीक है, ताकि उनके जो एडवर्टाइजमेंट है वो मीडिया ओनर जो है वहां पर रन करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, मीडिया ओनर इनवॉइस इशू करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है फॉरेन क्लाइंट्स को यहाँ पर इनवॉइस इशू करती है। सो यहाँ 3 इश्यूज को क्लैरिफाई किया हुआ है। पहला इशू बोलता है whether the advertising company can be considered as an intermediary between the foreign client and the media owner as per section 2 subsection 13। क्या ये इंटरमीडियरी है क्या, तो देखो ये इंटरमीडियरी नहीं है। ये क्या कर रहा है, फॉरेन क्लाइंट जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी को उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो आगे मीडिया ओनर्स को यहाँ पर कांटेक्ट कर रही है और सर्विसेज ले रही है। आप इसको एक एग्जांपल से समझो, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, मैंने बनाया, आपको ये बुक अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, मेरे से यहाँ पर बुक को जो है बाई करोगे। ठीक है, तो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है और अगर मैं बुक को जो है प्रिंट करवाता हूँ तो मेरा और जो प्रिंटिंग वाला है
उसके बीच में अलग कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये दोनों ही जो है डिस्टिंक्ट यहाँ पर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई इंटरमीडियरी का रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो हूं यहाँ पर इंटरमीडियरी नहीं हूं, तो वही यहाँ पर केस दिया हुआ है। इस केस में क्या हो रहा है, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन दिस केस एंटर्स इनटू टू एग्रीमेंट, दो एग्रीमेंट होते हैं, वन विद द फॉरेन मीडिया एंड सेकंड विद द मीडिया ओनर, ठीक है। तो फॉरेन क्लाइंट और मीडिया ओनर दोनों के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। So one with the client located outside India for providing one-stop solution starting from the designing the advertisement to its display in the media as agreed to with the client. The advertising company raise invoice to its foreign client for the above advertising, ठीक है। So इस केस में क्या हो रहा है, वो फॉरेन क्लाइंट से यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा करता है विद मीडिया ओनर, मीडिया कंपनी के साथ करता है टू प्रोक्योर मीडिया स्पेस फॉर डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए मीडिया ओनर से अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ये दोनों ही क्या है, टू डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाईज है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। It is in the nature of two distinct principal to principal supplies and no agreement of supply of service exists between the media company and foreign client. मीडिया कंपनी और फॉरेन क्लाइंट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। सो उसने जो है मीडिया फॉरेन क्लाइंट ने किसको कांटेक्ट किया, एजेंसी को, इंडिया में एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है आगे यहाँ पर मीडिया ओनर को कांटेक्ट कर रही है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रही है। सो ये इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। क्लियर है, फर्स्ट इशू समझा आपको। सेकंड इशू बोलता है whether the representative of foreign clients in India, मतलब फॉरेन क्लाइंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है वो, या फिर द टारगेट ऑडियंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं इंडिया में, कैन बी कंसिडर एज अ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, क्या वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कहलाएंगे, बीइंग सप्लाइड बाय द एडवर्टाइजिंग कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9(3), क्या वो रेसिपिएंट कहलाएंगे क्या। तो रेसिपिएंट के रिगार्डिंग हमने डेफिनेशन देखा था, रेसिपिएंट कौन होता है, जो व्यक्ति अल्टीमेटली पैसा पे करता है, ठीक है। यहाँ पर पैसा पे कौन कर रहा है, फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट यहाँ पर पैसा पे कर रहा है, तो फॉरेन क्लाइंट विल बी द रेसिपिएंट, ठीक है। सो द रेसिपिएंट कौन होता है, कंसिडरेशन पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इन द इंस्टेंट केस कौन है, फॉरेन क्लाइंट इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन टू एडवर्टाइजिंग कंपनी, फॉरेन क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पैसा पे कर रहा है, तो इस केस में रेसिपिएंट कौन होगा, फॉरेन क्लाइंट, ठीक है। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट द रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एडवर्टाइजमेंट कंपनी इन सच केस इज द फॉरेन क्लाइंट एंड नॉट द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन क्लाइंट बेस्ड इन इंडिया और द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। सो रेसिपिएंट कौन है, फॉरेन क्लाइंट। सेकंड इशू क्लियर है। फर्स्ट इशू बोलता है क्या वो इंटरमीडियरी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड बोलता है क्या रेसिपिएंट जो टारगेट ऑडियंस है, तो नहीं, रेसिपिएंट कौन है, जो अल्टीमेटली पैसा पे करता है, जो फॉरेन क्लाइंट है वो रेसिपिएंट है। और थर्ड इशू बोलता है whether the advertising services provided by the advertising company to foreign clients can be considered as a performance based services as per section 13(3), क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस कहलाएगा। तो देखो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के अंदर हमने क्या देखा था, पहला 13(3)A बात करता है जहां पर जो सर्विसेज दी जाती है ऑन गुड्स, जहां पर गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, यहां पर ऐसा कोई केस है क्या, नहीं है। सेकंड 13(3)B क्या बोलता है, जहां पर रेसिपिएंट का होना जरूरी है, ठीक है, रेसिपिएंट का प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है, फॉरेन क्लाइंट, तो क्या उसका होना जरूरी है क्या एडवर्टाइजमेंट को रन करने के लिए, नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 13(3) के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करेंगे, एज पर द डिफॉल्ट प्रोविजन 13(2) के हिसाब से ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझा है तीनों इश्यूज। अगर आप जो है ये इमेज देखोगे तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फॉरेन क्लाइंट एंड मीडिया ओनर। तीन इश्यूज यहाँ पर दिए हुआ। पहला इशू क्या बोलता है, क्या इंटरमीडियरी है, नहीं है। दूसरा इशू क्या बोलता है कि क्या रेसिपिएंट कौन कहलाएगा, तो फॉरेन क्लाइंट यहाँ पर रेसिपिएंट कहलाएगा। और तीसरा क्या बोला है कि क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस कहलाएगा क्या, तो नहीं कहलाएगा। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो डिफॉल्ट प्रोविजन है 13(2) का, उसके हिसाब से पीओएस डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अमेंडमेंट एक और दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर द एडवर्टाइजमेंट कंपनी लोकेटेड इन इंडिया मेयरली एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फॉरेन क्लाइंट। मतलब इस केस में क्लियरली बोल दिया है जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो इंडिया में है वो मेनली एक्ट एज एन एजेंट है फॉरेन क्लाइंट की, इन एंगेज विद द मीडिया ओनर, वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग मीडिया स्पेस टू द फॉरेन क्लाइंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो देखो द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द मीडिया स्पेस एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज डायरेक्टली बिटवीन द मीडिया ओनर एंड फॉरेन क्लाइंट। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, मीडिया ओनर और फॉरेन क्लाइंट दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पैसा जो पे कर रहा है फॉरेन क्लाइंट डायरेक्टली मीडिया ओनर को पे कर रहा है, और मीडिया ओनर जो है डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर रहा है फॉरेन क्लाइंट को, ठीक है। सो वो बीच में जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो सिर्फ एक तरह का एजेंट है। सो ये एक तरह के इंटरमीडियरी में कहलाएगा, ठीक है। सो इन सच केसेस द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज एन इंटरमीडियरी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 and accordingly the place of supply in respect of the said services provided by the advertising company to foreign client is determined as per section 13(8)B। 13(8)B जो इंटरमीडियरी वाला है
वहां पर क्या बोला था, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर कौन है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो वही उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों आपको सर्कुलर में समझा। पहले वाले में वो एज ए एजेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा था। और सेकंड केस में यहाँ पर क्लियरली बोला है कि वो एक्ट एज ए एजेंट है। एजेंट है तो फिर भैया जो है दोनों के बीच में यहाँ पर इंटरमीडियरी का ट्रांजेक्शन कहलाएगा, और उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डेटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया। क्या सर्विस दे रहे हैं, डेटा होस्टिंग सर्विसेज। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया। इसको प्रोवाइड कर रहा है टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब देखो ये सर्कुलर को अच्छे से समझना, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो हम जरूर समझेंगे, ठीक है। तो देखो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं DHSPs इंडिया में। वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं स्टोरेज स्पेस और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड डेटा ऑफ फॉरेन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब फॉरेन के जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका डेटा इंडिया में स्टोर किया जाता है, और इंडिया में क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा का स्टोरेज का सर्विस देते हैं और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका डेटा यहाँ पर सिक्योरली रहे, ठीक है। सो दिस CCSPs रिलाई ऑन इंडियन डेटा सेंटर। वो इंडियन डेटा सेंटर पर रिलाई करते हैं टू सिक्योरली स्टोर एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब फॉरेन क्लाइंट का जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ये जो DHSPs होते हैं ये यहाँ पर स्टोर करते हैं। क्लियर है। सो दिस अलाउ देम टू सर्व देयर क्लाइंट विदाउट हैविंग देयर ओन फिजिकल स्टोरेज इन इंडिया। सो उनके जो भी क्लाइंट्स है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझोगे तो ऐसे, ये DHSPs है जो इंडिया के अंदर है, ये CCSPs है जो फॉरेन के अंदर है, ठीक है। इनके कुछ कस्टमर्स हैं जिनको ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दे रहे हैं टू द एंड यूजर और सब्सक्राइबर जो फॉरेन में ही है। तो ये दोनों पार्टीज फॉरेन में ही है। वो क्या कर रहे हैं, इनका जो डेटा है यहां पर, ये डेटा जो है ये रेसिपिएंट क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो अब यहां पर कुछ चीजें क्लेरिफाई की है विद रिगार्ड टू डेटा होस्टिंग सर्विसेज। इट इज ऑब्जर्व दैट DHSPs provide data hosting services to CCSP on principal to principal basis। यहां पर क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। वही लॉजिक है जो मैंने बुक्स का बारे में आपको बताया था, ठीक है। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन किसका हो रहा है, जो फॉरेन यहां पर ये CCSPs है और DHSPs है, इनके बीच में एक अलग ट्रांजेक्शन है, और ये CCSPs का और इनके जो यूजर्स है, एंड यूजर या फाइनल सब्सक्राइबर्स है, उनके बीच में अलग ट्रांजेक्शन है। सो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन है, और यहां पर किसी भी तरह का ब्रोकर का या एजेंट के नेचर का यहां पर नहीं है। दूसरा बोला है डेटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DHSPs टू द सेड CCSPs कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू गुड्स मेड अवेलेबल बाय द सेड CCSPs टू द DHSPs इन इंडिया, ठीक है। सो यहां पर जो है दोनों अलग ट्रांजेक्शंस है, एंड डेटा होस्टिंग सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो वहां पर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर सिर्फ डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो इस केस में जो है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जो डिफॉल्ट प्रोविजन है हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी इस केस में रेसिपिएंट कौन है, तो ये जो फॉरेन का कंपनी है CCSPs रेसिपिएंट, इसका जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है हम जो सप्लायर कहां का है, इंडिया का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, आउटसाइड इंडिया। तो और क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सारी कंडीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये एक तरह का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्लियर है, आपको समझा है। ये इमेज देखोगे आपको पूरा यहाँ पर मैंने समरी दिया हुआ है। सिंपल ध्यान रखना, सप्लायर कहां का है, इंडिया का है, जो क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। किसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये CCSPs का जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। और CCSP जो है वो आगे यहाँ पर यूजर्स का जो डेटा है, यूजर्स या सब्सक्राइबर्स का है, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन यूजर्स का फाइनली इन यूजर्स का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इंडिया के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो डिफॉल्ट प्रोविजन है, और ये एक तरह का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा रही है। सो यहाँ पर जो है हमारा पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर कंप्लीट होगा है। अमेंडमेंट्स जो है इस बार ज्यादा है प्लेस ऑफ सप्लाई में, तो इन अमेंडमेंट्स को अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।